बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था विच वाज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इसका पहला एसएलओ हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल एसएलओस, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल एसएलओस हैं। इनमें आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन को डिफाइन करना था, ये हम कर चुके हैं। सेकंड एसएलओ में हमने इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज करना था मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक, आज हम ये लास्ट टू एसएलओ जो हैं इन्हें कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिनमें एक आपने नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस बतानी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और मैग्नीशियम की क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए। हम प्लांट के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और लास्ट में हमने प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है और उसकी जरूरत क्यों है, इसे कंसेप्चुअलाइज करना है, यानी कि हमने लॉजिकली रीजन देनी है कि प्लांट्स को ट्रांसपायरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आपके पास पिछला लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप वहां से देख सकते हो। हमने लास्ट टाइम यहां कंक्लूड किया था कि आपके पास ये जो मिनरल न्यूट्रिशंस जो हैं मैक्रो एंड माइक्रो, अगर आपको इनका पता लग जाए प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट किस क्वांटिटी में चाहिए, और जो सॉइल है जहां पे हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप अगर इन चीजों को जानते हैं ना, तो आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, उनसे बनने वाला फूड जो यील्ड है इसको बढ़ा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर मैंने बताया था बागबानी को कहते हैं, जहां पे आप खूबसूरती के लिए फ्लावर वाले प्लांट्स उगाते हो। ठीक है, यहां पे हमने स्टॉप किया था। ठीक, अब अगर आपको इल्म हो गया है कि प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आप अपनी सॉइल को भी स्टडी कर लेते हो, आपको मालूम हो जाता है कि इस सॉइल में ना कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हो। ये फर्टिलाइजर्स जो हैं ये मिनरल सोर्स होते हैं, तो आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हो। ठीक हो गया। अगर आपको याद हो, हमने बचपन में टीवी पे इसके एड्स भी देखे हुए हैं, यूरिया फर्टिलाइजर, अमोनिया फर्टिलाइजर, तो वो आपके पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। ठीक है, ओवरऑल कह रहा है कि हम सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अगर इख्तियार करें ना, तो हम हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स की भी और उन प्लांट्स की भी जो नेचुरल इकोसिस्टम है। इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि अगर आप प्लांटेशन में ऐसी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करो जिससे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रहे, यानी कि आप प्लांट भी ग्रो कर रहे हो, आप प्लांट से अपनी मर्जी का फूड भी ले रहे हो, लेकिन आप सॉइल को भी मेंटेन कर रहे हो। हमारे यहां लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से पता है क्या होता है कि एक किसान जो है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे समझ नहीं है इन चीजों की, वो एक जमीन पे कई साल बार बार फसल उगाता रहता है और उसको रियलाइज भी नहीं होता कि इस फसल की वजह से मैं सॉइल को डैमेज कर रहा हूं, कि आपके पास सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, दिल किया, पैसे हैं तो फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए, पैसे नहीं है, दिल नहीं मान रहा, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है, फर्टिलाइजर यूज नहीं किए ताकि कम से कम खर्चा हो, लेकिन लॉन्ग रन में उसका नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, एक तो आगे आने वाले वक्त में वो जमीन इस काबिल नहीं रहेगी कि उससे फसल उगाई जाए, और दूसरा ये कि सॉइल डैमेज हो रही है, इकोसिस्टम भी डैमेज हो रहा है। तो कहते हैं अगर हम सस्टेनेबल मतलब होता है देर पा, जिसमें तमाम फैक्टर स्टेबल रहे, सॉइल भी ठीक रहे, प्लांट्स की ग्रोथ भी ठीक रहे, अगर हम सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जो कल्टीवेटेड प्लांट जिन्हें हम ग्रो करते हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, और जो फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल इकोसिस्टम में है वो भी हेल्दी रहेंगे। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में सॉइल डेफिशिएंसी को अगर पूरा करते हो फर्टिलाइजर्स की मदद से, तो आप इस इल्म को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो प्लांट्स ग्रोथ पे। थर्ड हमारा एसएलओ, हमने नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की सिग्निफिकेंस पढ़नी है, नाइट्रोजन की खास तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस में और मैग्नीशियम की क्लोरोफिल के अंदर। अब अगर आपको याद हो, हमने प्रोटीन पढ़ ली हुई है चैप्टर 5 के अंदर, और हमने वहां देखा था कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बनी हुई है, और अमाइनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर याद हो, अल्फा कार्बन था, एक तरफ एसिडिक ग्रुप था, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप था,
तीसरी तरफ हाइड्रोजन और चौथी तरफ आर। ये देखो, ये जो अमाइनो एसिड में आपको अमाइनो ग्रुप मिलता है, ये हर अमाइनो एसिड में होता है। यही अमाइनो एसिड जब मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तो आपके पास प्रोटीन बनती है। ये हमने सारा सिमुलेशन स्लाइड्स की मदद से पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपके पास जब तक नाइट्रोजन नहीं होगी तब तक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप नहीं होगा, और जब तक इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो आप प्रोटीन नहीं बना सकते। तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन चाहिए सॉइल से मिनरल्स की फॉर्म में, ताकि वो प्रोटीन बनाए। इनमें से प्रोटीन्स कुछ ऐसी हैं जिनसे वो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसे ग्रो करने के लिए भी चाहिए। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि एंजाइम बनेंगी, और वो एंजाइम करके प्लांट के अंदर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, इसके बगैर प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, कोई भी है, ये ग्रो नहीं कर सकता। तो इस प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, और हमने लास्ट लेक्चर में दोबारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी देखा था सिमुलेशन में। वहां मैंने आपको मैग्नीशियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी दिखाई थी कि सेंटर में मौजूद एक मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन एटम अटैच थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये नाइट्रोजन जहां प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं क्लोरोफिल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन होगी, क्लोरोफिल बनेगा, क्लोरोफिल बनेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी और फूड बनेगा। इसके अलावा कहते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, क्या हमने न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा? प्लांट्स में भी तो न्यूक्लिक एसिड है ना, डीएनए, आरएनए, और उनमें भी आपने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट था नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसी बेसिस जिसमें नाइट्रोजन होती है। तो वहां भी आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनती है, चूंकि हमने फोकस करना है प्रोटीन की सिंथेसिस पे, तो कहते हैं ये जो प्रोटीन बन रही है, इन्हें फिर प्लांट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज करता है, अपना स्ट्रक्चर बनाने में यूज करता है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में यूज करता है, और बहुत से बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज जो हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए यूज करता है। अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आप देखते हैं इनमें स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंट कहते हैं छोटा रह जाना, इनकी ग्रोथ छोटी रह जाती है। जैसे अगर मैंने आगे आपको दिखाया हो, ये देखो, ये स्टंटेड प्लांट है जिसको नाइट्रोजन ठीक से नहीं मिली, तो आपने देखा वो ठीक से ग्रो नहीं कर सका। इसी तरह आप देखते हो इनके लीफ येलो हो जाते हैं। अब लीफ क्यों येलो होते हैं, ये आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये समझ आएगा कि लीफ ग्रीन क्यों होते हैं। और अगर याद हो तो मैंने बताया हुआ है कि असल में इनके पास है एक पिगमेंट क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्योंकि ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, उससे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें प्लांट दिखने में सबस नजर आता है, स्पेशली लीफ। अब लीफ सबस इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है जो इस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसका मतलब है क्लोरोफिल नहीं बन रहा। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी का मतलब है अब ग्रीन कलर नहीं आएगा, तो फिर आप देखते हो उनमें येलो कलर आ जाता है। और ये येलो कलर आपको इंडिकेट कर रहा होता है कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या हो रही है, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के लिए चाहिए। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट गायब है, इसकी कमी है। ठीक, और जब क्लोरोफिल नहीं तो क्या मतलब, फोटोसिंथेसिस कम होगी, तो प्लांट की ग्रोथ तो इफेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है, सॉइल से इसकी एब्जॉर्प्शन और प्लांट्स के अंदर इसकी ट्रांसपोर्ट ना सिर्फ प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बल्कि उसकी बेहतर सेहत के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास एक कंपैरिजन है। एक साइड जो है हमारे पास जिसमें आपको येलोनेस ज्यादा नजर आ रही है, ये वो साइट है जहां पे या नाइट्रोजन या मैग्नीशियम या दोनों ही एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है। ये कोई एक ऐसा प्लांट है, ट्री है, जिसमें दोनों एलिमेंट्स या किसी एक की डेफिशिएंसी है। तो आप खुद देखो उसके अंदर येलोनेस कितनी है लीफ में। और दूसरी साइड पे आपको एक हेल्दी प्लांट दिखाया हुआ है कि अगर आपके पास इसे सॉइल से तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे तो ये हेल्दी ग्रो करता है, इसका रूट सिस्टम भी हेल्दी रहता है। और इस तरफ आपके पास जहां मिनरल डेफिशिएंसी होती है, वहां रूट सिस्टम भी इफेक्ट होता है। ठीक, अब मैग्नीशियम भी है। मैं चाह रहा हूं फिर हम मैग्नीशियम पढ़ के ही सिमुलेशन पे आते हैं, क्या मैं अलग अलग पढ़ाऊं, हमने बेसिक कंसेप्ट समझना है ट्रांसपोर्ट का।
कहते हैं मैग्नीशियम जो है ये असल में कोर बेसिक कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने देखा हुआ है कि किस तरह क्लोरोफिल के सेंटर में ये मौजूद 4 नाइट्रोजन को अपने साथ अटैच करता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। कहां मौजूद है? एक ऑर्गेनल में। इस ऑर्गेनल को आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीशियम कोफैक्टर के तौर पे भी एक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कोफैक्टर क्या था। ये आपके पास नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स थे जो एंजाइम को चाहिए होते हैं अपना काम करने के लिए, कैटालिटिक एक्टिविटी करने के लिए। और मैंने बताया था अगर हमारा कोफैक्टर इनऑर्गेनिक हो, मैग्नीशियम है ना, तो मैग्नीशियम आयन इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को हमने अगर याद हो एक्टिवेटर बोला था, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम बहुत से एंजाइम का एक्टिवेटर है। ये होगा तो वो एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। आगे आपके पास बता रहा है इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाती है। इस टर्म को आपने अंडरलाइन कर लेना है और इसको साथ लिख लेना है, क्योंकि अभी हमने नाइट्रोजन में भी ये फिनोमेना पढ़ा, लेकिन मैंने वहां वर्ड क्लोरोसिस यूज नहीं किया। क्लोरोसिस क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने से क्लोरोफिल कम बन रहा है। क्लोरोफिल कम बन रहा है तो आप उस कंडीशन को कहते हो क्लोरोसिस, जिसमें आप देखते हो कि प्लांट की ग्रोथ कम होती है, लीफ का कलर येलो हो जाता है। ये सारी बातें अभी मैं आपको बता के आया हूं। ठीक है। कह रहा है कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से आप देखते हो कि आपके पास बाकी के मिनरल्स की अपटेक पे भी इफेक्ट आता है और प्लांट जो है ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस है भाई। ठीक है। तो आपके पास मैग्नीशियम लेवल का मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। अब जरा पहले हम सिमुलेशन को देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये आपके पास किस फॉर्म में आ रहे हैं। अच्छा जरा ये देखो, ये आपके पास स्ट्रक्चर्स है जी। हम रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट के अंदर आप देखो, ये लें, ये अब्जॉर्प्शन हो रही है। आपके पास क्या है? आपके पास रूट हेयर है जो क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है। और एब्जॉर्प्शन के दौरान जहां पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वहीं पे ये आपके पास पानी की सिमुलेशन है, लेकिन मिनरल्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है। कि आपके पास मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स तो इस पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं इसमें डिसॉल्व होके। और ट्रैक यही होता है कि आपके पास रूट हेयर से उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज की जाती है, वो फिर रूट के स्ट्रक्चर्स में से गुजरते हैं जो हमने अगले एसएलओ में पढ़ना है कि रूट का स्ट्रक्चर क्या होता है। और वहां से होते हुए वो आते हैं रूट की जाइलम में। अब जब वो जाइलम में आ गए ना, अगला काम है इन्हें स्टेम के थ्रू लीफ तक लेकर जाना। ये अब हम ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन भी एक नजर देखते हैं। ये रहा स्टेम। स्टेम को जब आप क्रॉस सेक्शन में देखते हो तो आपको पता लगता है कि यहां पे एट अ टाइम वाटर और फूड की ट्रांसलोकेशन हो रही है। और ये जो पानी है ना, जिसको ब्लू डॉट से दिखाया हुआ है, ये जाइलम से हो रही है। और ये आप देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लीफ ऊपर है। इसी पानी के साथ आपके मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं जिनमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आयंस भी हैं। और दूसरी तरफ आपके पास फ्लोएम आ जाती है। लीफ में अगर हम देखें तो आपके पास इस तरह से पानी मूव कर रहा होता है। पानी जो है वो आपके पास एक तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा होता है, दूसरा हम देखते हैं कि एक्सेस वाटर स्टोमेटा के थ्रू निकलता रहता है। ठीक है। ये रुक क्यों गई है? तो जब ये स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस हो रहा होता है तो आपके पास पीछे वाला पानी आगे आता रहता है, क्योंकि आगे से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, स्पेस क्रिएट हो रही है, पीछे वाला पानी आगे आएगा। वो जो पीछे वाला पानी है वो फिर स्टेम्प वाले पानी को आगे लेकर आएगा और स्टेम्प वाला पानी रूट वाले पानी को ऊपर लेकर आएगा। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। और इस वाटर के अंदर आप देखते हो आपके पास मिनरल्स भी डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। स्लाइड पे हम वापस आते हैं। अभी एक और भी मेरे पास
लिंक है, हम वहां से भी देखेंगे। अब आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम में मिनरल अपटेक इन प्लांट्स। ऑब्वियसली अभी दिखाया रूट्स के थ्रू हो रही होती है, ठीक है, सॉइल में ये और इनके साथ बाकी मिनरल्स मौजूद हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली इनकी बात करें तो कहते हैं जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है ये एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिन्हें वो सॉइल से ले रहा है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है स्पेशली एमसीक्यूज के लिए, जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एब्जॉर्ब हो रही है ना, ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, ये अपने आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। और हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में और मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। जरा देखो इनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है, तो आप देखोगे बहुत सारे नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम पानी में ही डिसॉल्व हो जाएंगे अपने चार्जेस की वजह से। जहां प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा वहीं साथ ये डिसॉल्व नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन नहीं होती, बाज़ औक़ात आप देखते हो इन न्यूट्रिएंट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है। हमने लास्ट स्लाइड में इसकी बात की थी। हां, अब ये जो सॉइल से नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आयन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कहते हैं कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं जो इनकी एब्जॉर्प्शन पे असरअंदाज होते हैं। जैसे कि सॉइल की पीएच क्या है, ठीक है, सॉइल की जो पीएच है ना वो इनकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। एसिडिक कंडीशन में आप देखोगे इन दोनों में से एक की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही होगी, दूसरे की कम हो रही होगी। बेसिक या अल्कलाइन में आप देखोगे अगर सॉइल की पीएच अल्कलाइन है तो दूसरे की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही होगी, किसी एक की एब्जॉर्प्शन कम हो रही होगी। ठीक हो गया। मॉइस्चर लेवल जो है इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर नमी कितनी है, ये चीजें भी इफेक्ट कर रही होती हैं। और इसके अलावा कहता है जो बाकी दूसरे आयंस है ना, इनकी कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है, क्योंकि इनके साथ हो रहा है कंपटीशन। जो आयन ज्यादा है उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। अगर दूसरे आयन ज्यादा है, नाइट्रोजन के आयन और मैग्नीशियम के आयन सॉइल में कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक। अब हमारे जहनों में यह सवाल आता है कि अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन मैग्नीशियम कम भी है तो इसकी कमी को हम एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन से पूरा क्यों नहीं करते। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है 78% सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन गैस है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम उस एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को सॉइल में लाएं और सॉइल की नाइट्रोजन की कमी पूरी करें ताकि प्लांट ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करे और उनकी ग्रोथ ज्यादा हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, हमें केमिस्ट्री में ही इसका आंसर भी मिलता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है जिसमें दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होते हैं, ये इनर्ट होती है क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, जिस वजह से ये रिएक्ट नहीं करता। और आप देखते हो ये स्टेबल गैस होने की वजह से, इनर्ट होने की वजह से ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी काम नहीं आती। ठीक है, कि प्लांट्स जो है इसको इस्तेमाल में नहीं ला पाते क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म में है। यही वजह है कि आपकी एयर में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद हम पे कोई असर नहीं पड़ता। हम सांस लेते हैं, जितनी एयर में नाइट्रोजन होती है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, बाहर आने वाली एयर में भी उतनी नाइट्रोजन होती है। क्यों? इनर्ट है, स्टेबल है, हमारी बॉडी पे भी असरअंदाज नहीं हुई, हमें भी इससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेशक ज्यादा है लेकिन हमारे काम की नहीं है। लेकिन कोई तरीका भी तो निकालना है ना, ऐसे काम नहीं चल सकता कि एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन हो और आप उसे अपने इस्तेमाल में भी ना ला पाते हो। कोई तो ऐसा जानदार होगा, ठीक है, ह्यूमन नहीं है, प्लांट्स नहीं है, कोई तो अल्लाह ताला ने ऐसा जानदार बनाया है जिनमें यह खसूसियत हो कि वो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को इस्तेमाल में ला सके। फिर जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है बिल्कुल ऐसा है। ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा, बहुत छोटे लेवल पे होता है, लेकिन ऐसा है। और आप देखते हो इनमें बैक्टीरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक। अब प्लांट क्या करते हैं, ये कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर रहा, मैं किसी तरह से अपने लिए नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाता हूं। इसके पास फिर दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि ये अपनी रूट्स में
एक स्पेशल तरह के बैक्टीरिया को जगह देते हैं, उन्हें रिहाइश देते हैं। वो बैक्टीरिया इसकी रूट्स में रहते हैं। अब बैक्टीरिया जब प्लांट की रूट्स में रहते हैं ना, तो बैक्टीरिया को घर मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, तो बैक्टीरिया को फायदा हो गया। लेकिन दो तरफा फायदा होना चाहिए, एक तरफा फायदे से प्लांट को कोई फायदा नहीं। प्लांट इसके बदले में क्या फायदा उठाता है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट हर तरह के बैक्टीरिया को जगह नहीं दे रहा, उन्हीं स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जगह देता है अपने रूट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी पिछले लेक्चर में भी समझाई थी। हमने केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के अंदर वहां कार्बन फिक्सेशन का लफ्ज सुना था, और मैंने आपको बताया था कि असल में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कार्बन है, जब आप उसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हो तो अब वो कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गई है। इसे हम कहते हैं फिक्सेशन। कि आपने वो कार्बन जो पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में थी, अब वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आ गई है। हमने कहा हमने कार्बन को फिक्स किया। यही काम नाइट्रोजन के साथ भी है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक, नाइट्रेट ऑर्गेनिक, तो इसकी जो नाइट्रोजन है वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गई। हम कहते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। प्लांट फिर क्या करता है, इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को अपनी रूट्स में रिहाइश देता है। इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है बैक्टीरिया को, बदले में ये नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रेट की शक्ल में सॉइल में रिलीज करते हैं, और वहां से प्लांट नाइट्रेट्स एब्सॉर्ब कर लेता है, जहां से उसकी ये कमी पूरी हो जाती है। ये देखो कि ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट में या फिर अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज करते हैं। प्लांट के लिए दोनों ही ठीक है, प्लांट दोनों को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था, ये देखो रूट्स के अंदर देते हैं। दूसरा मेथड है फंजाई का, यह हम पढ़ेंगे। अब फंजाई जो है ना, जैसे प्लांट्स में रूट्स होती है ना, फंजाई में भी हम देखते हैं इनमें भी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। हम इन स्ट्रक्चर को हाइफी कहते हैं। अब एक तो प्लांट अपनी रूट से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, वो तो है ही है। प्लस ये क्या करते हैं, ये फंजाई के साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा फूड देते हैं फंजाई को और उसे अपनी रूट्स में जगह दे देते हैं। फंजाई को दो फायदे हो गए, रहने को रिहाइश भी मिल गई, प्रोटेक्शन भी मिल गई, और दूसरा प्लांट से कुछ फूड भी मिल गया। लेकिन प्लांट को बदले में कुछ चाहिए। फिर फंजाई क्या करती है कि प्लांट्स की रूट्स इतना नहीं फैलती जितना फंजाई के हाइफी फैलते हैं। फिर ये जो हाइफी फैले हुए होते हैं ना, यहां से जो नाइट्रोजन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं ना, प्लांट कहता है बदले में मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। ये फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने पास रखते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देते हैं। प्लांट को तो फायदा हो गया, जब प्लांट अपनी रूट से भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फंजाई के हाइफी से भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने से आप देखते हो उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। जब ग्रोथ ज्यादा होती है, फूड ज्यादा बनता है, थोड़ा सा फूड वो फंजाई को भी दे देता है, दोनों का फायदा हो जाता है। ठीक है, प्लस जब हम रूट स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये तो स्पेशली हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, जब हम रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो यहां हमें कुछ प्रोटीन्स मिलती हैं। अगर कल लास्ट वाला लेक्चर याद हो, सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स थी जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे थे। ऐसी ही एक प्रोटीन होती है मैग्नीशियम ट्रांसपोर्टर। ये रूट में क्या कर रहे होते हैं, सॉइल से मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को रेगुलेट किया जाता है। अब आते हैं स्लाइड पे। यहां हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिन्हें हम देखते हैं सिमुलेशन पे। ठीक है, यही चीजें मैं आपको विजुलाइज करके भी दिखाता हूं। अच्छा, यहां से आपने देखना है, ये देखो, ट्रांसपैरेशन वाला पहले कंसेप्ट देखें। कि किस तरह से
चीजों को ऊपर लेके जाया था। ये देखो, ये रूट्स हैं जिन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और रूट की जाइलम तक पानी आ गया। इनमें अब डिजोल्व मिनरल्स भी हैं। आप इसको वाटर की ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो, मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो, दोनों पे लागू होता है। अब जाइलम से ना इसको ऊपर लीफ तक लेके जाना है। ये जाइलम है रूट की। अब आप देखो कैसे लेके जाएगा। ये देखो, ये डॉटेड जो है ना, ये आपके पास वाटर और उनके अंदर डिजोल्व मिनरल्स हैं। ऊपर जो है इनकी डेफिशिएंसी है मिनरल्स की और वाटर की। नीचे रूट से ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वहां इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब देखो ये पुल होगा, इन्हें ऊपर खींचा जाएगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इन्होंने मूव करना है। देख रहे हो ये कैसे मूव करते हैं, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इस तरह से इन्हें लीफ तक लेकर जाया जाता है। अभी हमने देखा कि प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनियम में या नाइट्रेट के अंदर। अब हमारे पास यहां पे इंडस्ट्रियल रिएक्शन है जहां नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिला के अमोनिया बनाई जाती है। बेशक अमोनियम नहीं बन रहा, नाइट्रेट नहीं बन रहा, लेकिन अगर आपको रिएक्शन की समझ आ रही है ना, तो आप समझ लोगे कि कुछ ऐसा ही काम बैक्टीरिया करते हैं। इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है ना, तो यहां हमने एक कैटलिस्ट लिया है आयरन, जबकि ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, कैटलिस्ट नहीं, एंजाइम होगा। एंजाइम ये काम करेगा कि वो अमोनिया और हाइड्रोजन से किसी तरह अमोनियम या नाइट्रेट्स बना के देगा। ये देखो जरा होना क्या है, ये आयरन कैटलिस्ट है ना, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्ट करवाएगा। अब इसको जूम करके देखें। At the beginning of the 20th century, ये चीज मैं आपको खुद दिखाता हूं। यहां देखो, देख रहे हो नाइट्रोजन गैस किस तरह आयरन के साथ अटैच हो रही है। स्क्रीन पे फोकस करना है आप लोगों ने, स्क्रीन ही जूम रहे। ये देखना, आयरन अभी नाइट्रोजन को अपने साथ अटैच करवाएगा। देखा, इनमें बॉन्ड टूटा, दूसरी नाइट्रोजन एक और आयरन के पास चली जाएगी। यही काम अब होना है हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करवा के इन्हें नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया जाएगा। ये देख रहे हो, और आपके पास इन्हें कन्वर्ट कर दिया अमोनिया के अंदर। यहां आयरन क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, जो काम आयरन कर रहा है, कुछ ऐसा काम हमारे या लिविंग सिस्टम के अंदर कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, ये अब नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें मैं आपको ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि क्यों हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, ये साइकिल किस तरह चलती है। ठीक है, तो आपके पास नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, दो चीजें, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग एनवायरनमेंट। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेकर आना है लिविंग एनवायरनमेंट में, और यहां रोल आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ये कहां होते हैं, ये देखो दो जगह पे होते हैं, या तो सॉइल में होंगे या फिर आपके पास ये प्लांट की रूट में है। देख रहे हो नीचे करके दिखाया गया है। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और ये देखो उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ा, कुछ ऐसा ही रिएक्शन इनमें होता है, लेकिन यहां कैटलिस्ट नहीं, एंजाइम होता है। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की जगह एक बैक्टीरिया है, एक लिविंग सिस्टम है जहां पे ये सब काम हो रहा है। फिर वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होके सॉइल में अमोनिया की शक्ल में आती है, इसको फिर बाद में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको आप देख सकते हो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और यहां से आपके पास ये नाइट्रोजन प्लांट्स में आती है। ठीक, तो पूरी साइकिल अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपको सिग्निफिकेंस बताना था कि अभी जो रिएक्शन देखा है, कुछ ऐसा ही काम इन रूट्स में और सॉइल में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करते हैं। वापस आते हैं स्लाइड पे, टाइम भी हो रहा है हमारा। ये ले जी, कहते हैं द एफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम आयन अपटेक कैन बी अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉइल। ऑब्वियस बात है कि सॉइल में ये कितने हैं उस लिहाज से इनकी एब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। अगली चीज है ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आप लोगों को देखो वो एक सिमुलेशन टाइप वीडियो दिखाई है, स्क्रीन दिखाई है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है जिन्हें एब्जॉर्ब किया गया है, अब जाइलम के थ्रू इन्हें रूट से
लीफ तक लेकर जाना है। और यहां पे हम स्पेशल देखते हैं वाटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो जो भी हमने देखा रूट से वाटर डॉट्स ऊपर मूव कर रहे थे कि पानी जब मूव कर रहा होता है ना, उसी दौरान प्लांट मिनरल्स को भी मूव करवाता है। और इसमें जो पानी मूव कर रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। क्यों कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल? वापस आओ स्लाइड पे, बस वर्ड्स आपने देख लिए। अब मैं आपको लिंक करके बताता हूं किस तरह ट्रांसपायरेशनल पुल हो रही है। वो पानी को खींच रही है और पानी अपने साथ मिनरल्स को भी लेके जा रहा है। वापस आए जी, इसको कैंसिल करें। ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपके पास ट्रांसपायरेशनल पुल होने लगा है। ये देखो, रूट्स ने आयन एब्जॉर्ब किए। जरा आपने इसको गौर से देखना है। पिंक डॉट्स जो है ना, ये आयंस हैं और ब्लू डॉट्स हैं वाटर। पहले क्या होगा? रूट सॉइल से आयंस को एब्जॉर्ब करेगी। जब आयंस एब्जॉर्ब होंगे तो उसके साथ साथ आप देखोगे वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि रूट में पानी की कमी हो गई, सॉइल में पानी ज्यादा है, ये एब्जॉर्ब होगा। ये रूट में एब्जॉर्ब हुआ और रूट ने इसको अपनी जाइलम को पहुंचा दिया। देख रहे हो जाइलम लेबल हुई हुई है, ये ब्लू डॉट्स। अब ये देखो, ये हो रहा है ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल से मुराद ये है कि पत्तों से ना, पत्तों से पानी रिलीज हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है। जब यहां से वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो यहां पानी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन रूट्स चूंकि पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में। इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। अब जब ट्रांसपायरेशनल पुल में ये देखो पानी ऊपर मूव कर रहे हैं, इस पानी के अंदर ना आयंस भी डिसॉल्व है, क्योंकि उन पे चार्जेस हैं। हमने अभी पढ़ा मैग्नीशियम आयन, नाइट्रेट आयन। जैसे जैसे पानी ऊपर हो रहा है ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से, वैसे वैसे ये अपने साथ डिसॉल्व मिनरल्स को भी ऊपर लेके जाता जाएगा और ये न्यूट्रिएंट्स रूट से लीफ तक आते जाएंगे। स्लाइड्स पे वापस आते हैं। ये वो आपके पास लॉजिक है जिसकी वजह से आप देखते हो कि हमारे पास मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हुई और उसकी अपटेक या ट्रांसपोर्ट हुई। ठीक है, यही आपकी बुक की डायग्राम है, उसमें भी यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है। लास्ट हमारा एसएलओ था कंसेप्चुअलाइज ट्रांसपोर्ट एंड इट्स नीड। कल इंशाल्लाह हमने इसको कवर करते हुए अगले एसएलओ को हिट करना है अगले टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज। आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कल मिलते हैं।